अरोड़ा जी, आप आरक्षण विरोधी आवन ट्रस्ट के संस्थापक हैं। राष्ट्रीय लेवल पर आपका संशोधन चल रहा है। दिल्ली के अंदर रोहिणी वेस्ट में आप जिस तरीके से डी मॉल के अंदर आप एक राजनीतिक घोषणा करने जा रहे हैं, जबकि आप अभी सामाजिक संगठन थे, तो राजनीतिक घोषणा 543 सीटों पर जो आप चुनाव लड़ने की बात करें, तो अब तक आपने कितना प्रत्याशी को तय कर चुके हैं और कितना अभी आपके शेष रह गए? राष्ट्र के सभी नागरिकों को नमन और 2023 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 543 सीट पर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट भारत राष्ट्र में आज़ादी के पश्चात जो सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके निमित्त आंदोलन को आवाज़ देने हेतु, बल देने हेतु सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और यह भी एक आंदोलन का हिस्सा है, यह एक बिंदु है। जिस प्रकार से आपने 2 बार भारत बंद का आह्वान किया, नोटा का संयोजन किया, जिसमें कई सीटें, कई राजनीतिक दल जो है कि चुनाव हार गए बहुत कम बहुमतों से, उसको लेके आपके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ था, फिर भी आप अपनी मतलब इनको नहीं मान रहे हैं, फिर भी आप राजनीति में कूद रहे हैं, सामाजिक संगठन क्या कहेंगे? जी हाँ, सभी 543 सीट पर प्रत्याशी उतारना यह एक जन आंदोलन है, जो मैं पूर्व में भी मैंने अपनी बात को रखा है, और बहुत सख्त लोग हमें देखते हैं और हमसे आशा करते हैं और हम डिजर्व करते हैं। व्यक्तिगत जीवन कोई मायना नहीं रखता। अगर व्यक्तिगत जीवन को ही प्रमुखता रही होती, अगर हम भारत राष्ट्र का इतिहास देखते हैं, तो हम आज आज़ाद ना होते। जब अंग्रेज समक्ष थे और आंदोलनकारी राष्ट्र को आज़ाद कराने हेतु लालायित थे, वह आंदोलन आज खड़ा ना होता और राष्ट्र आज़ाद ना होता। तो इसी प्रकार आज समाज में, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए इस आंदोलन की आवश्यकता है, जिसको हम आवाज़ दे रहे हैं। यह आवाज़ मेरी ही नहीं, राष्ट्र में अनेक संगठन हैं, बहुत राजनीतिक दल, जिनको आप यह कह सकते हैं वह छोटे छोटे दल हैं, लेकिन उन्होंने आंदोलन का बिगुल बजाया हुआ है। और यह एक प्रत्यक्षता उदाहरण है। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट जो है जन आंदोलन है, ये जो आप 543 सीट पर प्रत्याशी खड़े कर रहा है। सर, सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि अभी आपने देखे होंगे, अन्ना आंदोलन से आए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन पूरे देश में चुनाव लड़ने से वो भी पीछे हट जाते थे। इतने पैसे की आवश्यकता, 543 सीटों पर आपका एक संगठन चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है, लेकिन आप आज तक किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया चंदा का मांग नहीं की। पैसे कहाँ से आएगा? देखिए, अगर आप पूर्व में देखें, भारत राष्ट्र का इतिहास उठाकर देखते हैं, तो एक एक व्यक्ति ने सामाजिक परिवर्तन कराए, बदलाव कराए। उनके पास क्या था? उनके पास मात्र एक संकल्प शक्ति थी। कनेक्टिविटी के साधन नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे। हमारे महापुरुषों के पैरों में चप्पलें नहीं थी। उन्होंने भारत राष्ट्र के अंदर एक आंदोलन का बिगुल बजाया और सामाजिक परिवर्तन हुए। जो उस समय की समस्याएं थी वो इतिहास रही, और आज हम भी वही भागीदारी निभा रहे हैं। भारत राष्ट्र में सच्चे नागरिकों को देखना है, तो जो भी रिजर्वेशन कास्ट बेस पे ना हो, इकोनॉमी बेस पे हो, और भविष्य में रिजर्वेशन ना रह जाए, उस जीवन को आप देख सकते हैं। वही जीवन हमारा जीवन है। सर, 2015 से 17 तक विश्व बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी आप कर्ज की बात करते हैं कि केंद्रीय गवर्नमेंट जो है हमेशा विश्व बैंक से कर्ज लेती है। हमेशा ये आप आवाज उठाते रहे हैं, क्या? जी हाँ, कर्ज की अगर बात रही, विश्व बैंक से भारत राष्ट्र ने सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में पहला कर्ज लिया था। कोई भी सरकार रही, आज वर्तमान सरकार तक की बात कर लें, तो किसी भी सरकार ने कर्ज लेना बंद नहीं किया है। कहने का अर्थ, सीधा सीधा भाव कि
कर्ज के आधार पर हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते और आरक्षण ही सभी समस्याओं का मूल है। अगर आप देखें, चाहे जो आपने बातें नहीं भी उठाई मैं उसको आपके संदर्भ में रख रहा हूँ, चाहे आप बेरोजगारी देख लें, चाहे महंगाई देख लें, और कोरोना के समय तो जो हमारी स्थितियां समक्ष रही, किस प्रकार से जीवन गए और लगभग 50 लाख से अधिक जीवन चले गए। तो ये समस्याएं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, राजनीतिक दलों का पूर्व से प्रचार प्रसार भी रहा और हमेशा जो पक्ष में रहता है वो विपक्ष में रहकर इस प्रश्न को उठाता है, जब विपक्षी दल पक्ष में आ जाता है वो भी इसी प्रश्न को उठाता है। तो यह आज तक समाप्त क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकारों के पास इसका कोई समाधान नहीं है। रिजर्वेशन की वजह से यह समस्याएं विद्यमान है और भारत राष्ट्र में जब तक रिजर्वेशन स्पेशली कास्ट बेस रहेगा तब तक समस्याएं विद्यमान रहेंगी, तब तक समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। सर देखिए, जब आरक्षण भारतीय संविधान में लागू किया गया तो वो सामाजिक भेदभाव को देखते हुए सामाजिक सद्भावना के लिए किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने अभी जो ईडब्ल्यूएस दिया है 10%, उसमें आर्थिक आधार की डाल करके संविधान पे मजबूर कर दिया कि अब हिंदुस्तान में अगर आरक्षण होगा तो आर्थिक आधार पर होगा। इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी जब कर चुकी है, देश उसके तरफ न देख करके आखिर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट की तरफ क्यों देखेगा? देखिए, कोई भी सरकार रही हो, पूर्व की चाहे वर्तमान समय की, हमारा किसी से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। एक बात, चाहे पक्षी पार्टी हो, विपक्षी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, और रहा आपने जो प्रश्न किया कि 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के माध्यम से एक जर्नल वर्ग को दिया गया। अभी तो वर्तमान समय में ये आवश्यकता है, जो ईडब्ल्यूएस का हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, कि आप उसको पूर्ण रिजर्वेशन को ही, जब तक रिजर्वेशन समाप्त नहीं हो जाता और कास्ट बेस से इकोनॉमी बेस नहीं हो जाता, तो 50.5% रिजर्वेशन शेष है वो जनरल वर्ग को दे दें, ये हमने कहा है। और जो SC/ST एक्ट भी बना है, हम इसका भी खंडन करते हैं। और मैं राष्ट्र के नागरिकों को समर्थन देना चाहूँगा उस जनरल वर्ग के व्यक्तियों को कि जो SC/ST एक्ट के दुरुपयोग में फंसाए जाते हैं। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट संपूर्ण समिति उनके साथ खड़ी है। किसी भी प्रकार का उनको परेशान किया जाएगा, बेगुनाह होते हुए फंसाया जाएगा, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। हम उनको पूर्ण रूप से पूर्व से भी कानूनी सहायता देते आ रहे हैं और उनको जिस भी प्रकार का सहयोग चाहते हैं हम उनको देते हैं। और ये हमारे आदरणीय कमल सिंह जी एडवोकेट, इनके द्वारा एक समिति गठित है। जी, मैं आपसे एक सवाल और जाना चाहूंगा कि इतनी बड़ी तैयारी आप कर चुके हैं, अभी कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा 2024 के लिए नहीं किया, लेकिन आप 543 की बात कर रहे हैं, घोषणा की बात कर रहे हैं, तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे और पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जी हाँ, जिम्मेदारी है और चुनौतियां हर दौर में रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें मात्र एक कार्य करना है, यह जो आवाज़ है हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचानी है, क्योंकि जिनको आरक्षण प्राप्त है वो भी भारत राष्ट्र में स्पेशली कास्ट बेस रिजर्वेशन तो चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको भी उससे नुकसान है। देश टूट रहा है, देश कमज़ोर हो रहा है। भारत राष्ट्र के नागरिक दो भाई दो वर्गों में बटे हुए हैं। इसी दीवार को गिराने के लिए हम प्रयासरत हैं। जिस दिन हम अपनी बात को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाएगी और प्रत्याशी खड़ा करना आंदोलन का हमारा एक बिंदु है, 9 बिंदु और हैं। और इस बिंदु की बात भी करें तो हर व्यक्ति, राष्ट्र का हर नागरिक, हम अपनी बात को पहुंचाने में हमारी कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर हम सफल हो गए